सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं म्यूचुअल फंड पे। जी हाँ, म्यूचुअल फंड पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और म्यूचुअल फंड्स पे मैंने इस चैनल पे तो भाई कोई वीडियो नहीं डाली है। अब तक हम अच्छे अच्छे फंडामेंटल कंपैरिजन देख रहे थे जो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। बट म्यूचुअल फंड पे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली बोला कि आप म्यूचुअल फंड पे प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, सो दैट हमें पता चल सके कि म्यूचुअल फंड में क्या है, कैसे है और कैसे कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक समझेंगे कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो बेसिकली एक बहुत सिंपल वीडियो है आज का, और इसे हम पार्ट्स में चलाएंगे आगे आगे। हर वीक हम कुछ ना कुछ ऐसा लाने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारे जो बिगिनर इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक आइडिया रहे कि भाई म्यूचुअल फंड्स में कैसे जाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, डायरेक्टली स्टॉक में जाने के लिए काफ़ी रिसर्च लगती है, काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस, व्हाट आर देयर लिमिटेशंस। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग इतना बोलते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी एसआईपी कर रहा हूँ और ऑल दीज इन्वेस्टमेंट थिंग्स। तो ये होता क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड एक सिंपली इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि आपसे पैसा लेकर अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। और उस जो अमाउंट को वो इन्वेस्ट करते हैं उसको हैंडल करते हैं प्रोफेशनल आपके मैनेजर्स। ठीक है, उनके पास प्रोफेशनल गाइडेंस है। फंड मैनेजर्स जो होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फंड मैनेजर्स, वो प्रोफेशनल गाइडेंस उनकी होती है और वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। अगर आप शेयर में डायरेक्टली पैसा डाल रहे हैं तो वो आपका रिस्क है, आप उसको खुद ही देखते हैं कैसे चलाना है, कैसे निकालना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, वो आपका रिस्क है गाइस। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस अवेलेबल है जो फंड मैनेजर्स आपको देते हैं। सालों का एक्सपीरियंस, करोड़ों लाखों रुपए संभालने का एक्सपीरियंस। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके और मेरे जैसे लाखों इन्वेस्टर्स होते हैं। हमारा पैसा एक साथ जुड़ के प्रॉपर अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। कुछ पैसा हमारा गोल्ड में जाएगा, कुछ पैसा हमारा शेयर्स में जाएगा, कुछ पैसा हमारा जाएगा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, कुछ पैसा जाएगा कमर्शियल पेपर्स में, कुछ पैसा जाएगा ट्रेजरी बिल्स में। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे हमारा पैसा यूटिलाइज होता है। जी हाँ, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली, अगर सिंपल सरल शब्दों में ये चीज़ मैं समझाना चाहूँ, तो जो लोग डायरेक्टली इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा नहीं डालना चाहते, उनका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। और म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगहों पे लगाएंगे, सो दैट आपका पैसा अलग अलग जगहों पे लगे। और आपका पैसा जो आप एक जगह नहीं डाल के रखना चाह रहे थे, या आपको डर लग रहा था कि मैं उसमें डालूं ना डालूं, उस चीज़ का आपको फायदा मिलता है कि अलग अलग जगहों पे पैसा डाला है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाला है। तो कहीं ना कहीं आपको वो टेंशन नहीं रहेगी कि आपका पैसा एक ही जगह गया है या फिर उसकी कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड को सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं हम। सो अब हमें ये समझना है कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या हैं। म्यूचुअल फंड में भाई पैसा डाले तो डाले क्यों? तो म्यूचुअल फंड का सबसे पहला एडवांटेज है रेगुलेटरी कंफर्ट। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के जो भी अलग अलग एएमसीज होती हैं, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये वो कंपनीज हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स आपने सुने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, ठीक है, मिरे एसेट, और इन सब के अलग अलग जो नाम आप सुनते हैं इन्हें कहते हैं एएमसी, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जी हाँ, अब इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर एक बॉडी है गवर्नमेंट की तरफ से जिसका नाम है एएमएफआई एमफी, जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये जो बॉडी है ये ध्यान रखती है कि हर निवेशक का हक उसको बराबर मिले, उसके साथ कहीं पे भी फ्रॉड ना हो, कहीं पे भी चीटिंग ना हो, और जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है उनका अच्छे से पालन हो सके। अब एमफी जो है वो आता है डायरेक्टली अंडर सेबी, उसके अंडर आता है एमफी। और एमफी ध्यान रखता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भाई जो भी निवेश हो रहा है उसको ध्यानपूर्वक आगे से रेगुलेट किया जाए। तो कहीं पे भी कुछ अगर दिक्कत होती है तो इन एएमसीज की कंप्लेंट एमफी में जाके करी जा सकती है और नेसेसरी एक्शन एमफी लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ दिक्कत आ गई तो आप कहाँ जाएंगे। तो एक एमफी, एक रेगुलेटरी बॉडी इन सारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट एडवांटेज में है कि आपको रेगुलेटरी कंफर्ट मिलता है। सेकंड पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ,
आपको यहाँ पे मिलती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको पहले वाटर म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट में समझाया था कि यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा लगाते हैं, उसको मैनेज करते हैं और आपका पैसा कभी कभी इधर से उधर शिफ्ट करते हैं और उधर से इधर शिफ्ट करते हैं। मान लीजिए गोल्ड में उनको रिटर्न नहीं दिख रहा है तो वो कहीं और शिफ्ट कर देंगे। अगर उनको इस समय लग रहा है कि बाजार जो है वो शेयर बाजार जो है थोड़ा वीक चल रहा है तो उसको थोड़ा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट कर देंगे। तो वो इस तरीके से उसको चर्न करते रहते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप खुद पैसा लगाते हैं तो आपको उसको समझने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप रेगुलरली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, सैलरीड पर्सन हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आप 9-10 घंटे काम से करके आप थक चुके होंगे, आपके पास समय नहीं होगा। ये फंड मैनेजर्स का काम ही यही है गाइस। तो अगर आप यहाँ पैसा डालते हो तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट गारंटीड और अश्योर्ड है आपके लिए। तो म्यूचुअल फंड में सेकेंड एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3, अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से मेरा यहाँ क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब है कि भाई आप अगर कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा डालेंगे तो आपको एक साइजेबल अमाउंट डालना पड़ेगा ताकि रिटर्न आए। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर 500 रुपए से 1000 रुपए से भी आप पैसा डाल सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो 1000 रुपए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में जाए, वो 1000 रुपए शेयर बाजार में भी जाएगा, उसका कुछ हिस्सा जाएगा, तो कुछ हिस्सा गोल्ड में जाएगा, उसका कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में जाएगा, डिबेंचर्स में जाएगा और कमर्शियल पेपर में जाएगा और बहुत जगहों पे जाता है गाइज। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अफोर्डेबल डाइवर्सिफिकेशन है। आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आपको सोना खरीदना है, आप सोचें कि भाई मुझे सोना खरीदना है, तो 1 तोला सोना आज की डेट में 50,000 रुपये से ऊपर है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप उस तरीके से करें, या आप क्या कहते हैं शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको जाके स्पेसिफिकली डीमैट अकाउंट वगैरह सब खुलवा के आपको फिर उसमें पेमेंट्स वगैरह अपनी ऐड करके बाइंग करनी पड़ेगी और आपको आपका मनचाहा शेयर उस प्राइस में मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर आप 500,000 रुपये भी डालते हैं, 5,000 रुपये भी डालते हैं, तो उसमें भी ये फंड मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो पैसा अलग अलग स्कीम्स में लगाएं, अलग अलग जगहों पर डालें, सो दैट पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड रहे। तो यानी कि आपको एक अफोर्डेबल डाइवर्सिफिकेशन तो यहाँ पे इजीली मिल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइज अगला है पॉइंट नंबर 4 एडवांटेज का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जी हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल गाइज। अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, उसका मतलब है कि भाई आप में हमारे जैसे लाखों इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट का जो रिसर्च का खर्चा है, मान लीजिए कि देखिए अब अगर इतना सब कुछ प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है तो भाई उसको मैनेज करने के लिए लोग भी तो हायर करने पड़ेंगे। अब वो जो प्रोफेशनल्स होंगे उनकी सैलरी है, उनको बोनस है, उनको अलग अलग टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स हैं, हाइक है, उन सबको देना पड़ेगा। अब वो कहाँ से आता है? वो हम जैसे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट से ही आता है, उसमें से कुछ पोर्शन उसमें से लिया जाता है और यहाँ पे पे किया जाता है। तो अब होता क्या है कि भाई अगर मैं अकेला इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं अकेला किसी को हायर करता हूँ कि भाई मेरे लिए सब कर दो, तो मेरे पे बर्डन पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब लाखों लोग एक साथ जुड़ के अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी एक पर्सन पे बर्डन नहीं पड़ता है। छोटा छोटा अमाउंट सबसे थोड़ा थोड़ा अगर वो चार्ज अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो पेमेंट्स हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, वो सब दे पाएंगे ईजिली। तो कहीं ना कहीं ये ईजी रहता है। प्लस जो अलग अलग ब्रोकर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनके साथ भी उनको कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन करने में कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता है, क्योंकि अब इतने सारे लोगों की ट्रांजैक्शन हो रही है, इतने सारे लोगों का बाय सेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भाई जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब आप क्या कहते हैं ब्रोकर्स, बैंकर्स और इन सब से ट्रांजैक्शन पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी आपको एक जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा रियायत दे देते हैं कि आप थोड़ा सा चलिए ठीक है हम चार्जेस अपने कम कर लेते हैं, हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज भी हमें मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। जबकि अगर हम सिंगल और इंडिविजुअली करेंगे ये काम तो हमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो पॉइंट नंबर 5 इज लिक्विडिटी। जी हाँ, लिक्विडिटी। अब मैं लिक्विडिटी की बात करता हूँ तो लिक्विडिटी से मेरा मतलब है कि मान लीजिए मैंने 2-3 साल म्यूचुअल फंड में निवेश करा और अब मुझे पैसों की ज़रूरत आ गई है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं अपना म्यूचुअल फंड विद इन 1 to 2 डेज अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर सकता हूँ और उसकी जो करंट वैल्यू है वो पैसा मेरे हाथ में, मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा पैसा कहीं से भी ब्लॉक नहीं है 5, 10, 15, 20 साल के लिए, तो वो इजीली लिक्विडेट हो जाता है। और उस पैसे को अगर हम चाहें तो जब चाहें हम लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ईजिली बेनिफिट मिलता है कि भाई हमारा पैसा हम जब चाहें निकाल सकते हैं,
जी हाँ, 3 साल का लॉक इन पीरियड वाला म्यूचुअल फंड होता है, जिसे ELSS कहते हैं। वहाँ पर टैक्स सेविंग के लिए करा जाता है, बट 3 साल का लॉक इन पीरियड इज एनी डे बेटर देन 15-20 साल का लॉक इन पीरियड, कि भाई मेरा पैसा मैं 15-20 साल से पहले निकाल ही नहीं सकता, तो उस पैसे का मेरे को ज़रूरत के वक्त क्या काम आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज और है म्यूचुअल फंड का कि ईजी लिक्विडिटी है, मैं जब चाहूँ पैसे को निकाल सकता हूँ। सो पॉइंट नंबर 6 इज टैक्स बेनिफिट। जी हाँ, टैक्स बेनिफिट जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बात करी कि भाई ELSS नाम का एक म्यूचुअल फंड आता है। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि 1.5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, और इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है गाइस। तो जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको ज़्यादा, अगर इंश्योरेंसेस को मैं साइड कर दूं, तो जो भी इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं उनके अंदर लॉक इन पीरियड होते हैं। चाहे आप NPS देख लीजिए, आप PPF देख लीजिए, आप NSC देख लीजिए, और ऐसे ही ELSS में भी लॉक इन पीरियड है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 5, 10, 15, 20, 25 साल का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी टैक्स सेविंग भी हो रही है, प्लस हम 3 साल के बाद अपना मनी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम चाहें तो म्यूचुअल फंड से हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। तो लास्ट एडवांटेज, 7th एडवांटेज हमारा है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई मुझे लमसम अमाउंट डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जी, अगर मैं लमसम अमाउंट डालना चाहूँ, मेरे पास है तो मैं डाल सकता हूँ, और यदि मेरे पास नहीं है तो मैं उसको एक SIP के फॉर्म में भी चला सकता हूँ। अब SIP के फॉर्म से मेरा मतलब क्या है कि भाई अगर आप चाहें तो महीने का 500 रुपया हर महीने एक फिक्स डेट पर आपके अकाउंट से डिडक्ट होता जाएगा, और आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। और अगर ऐसा लगता है कि भाई आपको लमसम कहीं से पैसा आ रहा है और आप वो डालना चाहते हैं, तो आप वो भी इजीली डाल सकते हैं। बट जो सैलरीड लोग हैं, जिनको अपने खर्चे और ये सब चीज़ें निकाल कर पैसा मिलता है, तो वो लोग एक SIP फॉर्म में अपना इन्वेस्टमेंट चलाते हैं। वो हर महीने की एक डेट फिक्स कर लेते हैं, और उस डेट पर उनका अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, और उनके म्यूचुअल फंड में विद इन 2-3 डेज वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि भाई आपका पैसा यहाँ से डिडक्ट होकर यहाँ शो होने लग गया है। तो ये एक इजी अप्रोच है, इससे आपकी पॉकेट पे बर्डन नहीं पड़ता, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं रुकते हैं, और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट बना रहता है कि आपको इकट्ठा मोटा पैसा निकाल कर वहाँ नहीं डालना पड़ता है। तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप जाएंगे तो आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, तो और अगर आपको लमसम अमाउंट डालना है, तो फिर आप उसमें एक टाइम के बाद आप उनमें सिस्टमेटिकली नहीं डाल सकते। जैसे आप NSC करवाते हैं या आप डिबेंचर करवाते हैं, तो एक फिक्स्ड अमाउंट का आपको कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिल जाती है कि भाई मैं सिस्टमेटिकली इसके अंदर जाके पैसा अपना डाल सकता हूँ, मंथ ऑन मंथ डाल सकता हूँ। मैं जब चाहूँ मैं अपनी SIP रोक सकता हूँ कि भाई मेरी को सैलरी 2-3 महीना नहीं मिली है, मैं अपनी SIP रोक सकता हूँ और फिर से वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का गाइज। तो इसके लिए ये सारे एडवांटेजेस को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आगे बढ़ेंगे लिमिटेशंस की तरफ। तो गाइज हमने एडवांटेजेस तो समझ लिए, लेकिन अगर किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो हमें अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड की कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन आती है लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। जी हाँ, मैं पोर्टफोलियो को कस्टमाइज अपने हिसाब से नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में 5,000 रुपये महीना डाल रहा हूँ, और उसमें से 50% स्टॉक में जाए, 30% गोल्ड में जाए, 20% मेरा बॉन्ड्स में चला जाए, ठीक है, तो मैं उसको मैनेज नहीं कर सकता हूँ। वो फंड मैनेजर का ही डिसीजन होगा कि वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, कब कहाँ वो उसको अमाउंट को शिफ्ट करते हैं, कब कहाँ से वो निकाल लेते हैं, ये उन्हीं का डिसीजन है, मेरा इसमें कोई कॉल नहीं है। तो जी हाँ, मैं पोर्टफोलियो को अपने कस्टमाइज नहीं कर सकता हूँ। ये एक प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो अब मैं बात करता हूँ सेकंड लिमिटेशन की, वो है नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। जी हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के बीच में कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। ये एक फ़ायदा है, बिल्कुल है, इसमें कोई डिनाइल अभी भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कॉस्ट कितनी होगी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते गाइस। वो कॉस्ट कितनी होगी, वहाँ रिसर्च के लिए कितने लोगों को हायर किया जाएगा, उन्हें कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि भाई हम जो वहाँ की कॉस्ट है हम उसको सिर्फ पे कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी हाल में।
तो एक चीज़ ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि भाई हम उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको मिल के थोड़ा थोड़ा पे ज़रूर कर सकते हैं ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े, बट हाँ वो कॉस्ट कितनी होगी वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक और लिमिटेशन है म्यूचुअल फंड्स की। सो नाउ लिमिटेशन नंबर 3 एंड द लास्ट लिमिटेशन इज चॉइस ओवरलोड। जी हाँ, चॉइस का ओवरलोड है भाई म्यूचुअल फंड्स के अंदर। हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स चल रही हैं और एक आम निवेशक को ये समझ नहीं आता है कि भाई मुझे किस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जाके पैसा अपना डालना है। ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है जिसको मैं मानता हूँ कि अगर सारे लिमिटेशन के अंदर कोई सबसे बड़ा लिमिटेशन है तो वो यही है कि हमारे निवेशकों को ये नहीं पता होता कि भाई मुझे पैसा डालना किधर है, मेरा गोल क्या है उस म्यूचुअल फंड में, मैं पैसा जो डाल रहा हूँ क्या वो उस गोल को फुलफिल करेगा, क्या मेरा जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग वो म्यूचुअल फंड बना हुआ है। ये एक सबसे बड़ा इशू है गाइज और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपना रिस्क नहीं पता, हमें अगर अपना गोल नहीं पता और हमें अगर अपना उस म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव नहीं पता तो हम कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करने में चूक जाएंगे, हम अपने रिस्क को ओवर प्ले कर जाएंगे या अंडर प्ले कर जाएंगे और उस केस में हमारा रिटर्न नहीं बन पाएगा। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो भी म्यूचुअल फंड की चॉइस हो वो हमारे रिस्क और हमारे गोल को अलाइन करके हो, और ऐसा ना हो कि भाई हमारे किसी फ्रेंड ने हमें समझा दिया कि यार मैंने ये म्यूचुअल फंड लिया है, धमाकेदार मेरे को रिटर्न दिए हैं इसने 5 साल में, तो आप भी ले लीजिए और आपका भी रिटर्न बन जाएगा। इस तरीके की एडवाइस को मत मानिए, जो ये ट्रैवलिंग एडवाइस होती है कभी मत लिया करिए। अपनी रिसर्च करिए, अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि देखिए आपका हार्ड एंड मनी है, अगर आप इस पैसे को खोएंगे तो कोई आपको लाकर वापस नहीं देने वाला है। तो प्लीज़ डू सम रिसर्च, कुछ रिसर्च आप कर सकते हैं। देखिए आपके पास प्रोफेशनल रिसर्च नहीं हो पाएगी, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोग प्रोफेशनली नहीं कर पाएंगे इसको, बट कुछ रिसर्च बेसिक तो आपको करनी ही चाहिए। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो रिसर्च करेंगे उसके बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करिए, सो दैट आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल पाए। सो गाइज वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आई होप म्यूचुअल फंड का एडवांटेज, लिमिटेशन और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं आपको यहाँ पे इजीली समझ आ गए होंगे। अब हम आगे आने वाली म्यूचुअल फंड की सीरीज में ऐसे ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स लाके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड में क्या इशू आते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत सारी चीज़ें हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं आगे आने वाली म्यूचुअल फंड सीरीज़ में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन गाइज, एंड शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस, बिकॉज हमारा मोटो बहुत सिंपल है, stay together, grow together and prosper together. I'll meet you guys in some another video. Till then, bye bye, take care and Jai Hind.